नमस्कार बच्चों, आप लोग अच्छे हो। चलिए, हम लोग पिछली कक्षा में पाठ 1, पाठ 2 पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण। क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण। व्याकरण में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ सर्वनाम। संज्ञा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? आप लोगों को मालूम ही है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं वो हम लोग देखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। अब हम लोग इसी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब चौथा क्या है? प्रश्नवाचक। चौथा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। छठा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अगला क्या है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इन सभी की परिभाषा यानी डेफिनेशन बताने जा रहे हो। जरा ध्यान से आप लोग सुनोगे, बाद में इसे लिखोगे। ठीक ना? चलिए,
पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके भी 3 भेद होते हैं, लेकिन मैं अभी उसको नहीं बताऊंगी, केवल एक बार दोहराना चाहती हूँ कि सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? बोलने या लिखने वाला। बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम का उपयोग करता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होगा कि सुनने वाला या सामने वाला व्यक्ति, सुनने वाला या सामने वाले व्यक्ति के बारे में आप जो सर्वनाम यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, वो हो गया मध्यम पुरुष। जैसे कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ा करो, तुम, ये जो हो गया ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में क्या है? वक्ता और श्रोता को छोड़कर, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, इसको छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त सर्वनाम को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह खेलेगा, वह खेलेगा, कौन है नहीं मालूम, बस वह खेलेगा, तो ये क्या हो गया? अन्य पुरुष। ना बोलने वाला है और ना सुनने वाला है। फिर है, अब इसमें आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें आप एग्जाम्पल लिखिएगा, उदाहरण। वह जाता है, वे खाते हैं, आदि। ये क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। आप लोग को समझ में आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम? हाँ, तो इसके बाद हम लोग दूसरा सर्वनाम पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने वाले किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति
की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे हम लोग लिखेंगे, यहां पर मैंने क्या लिखा, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये खतरनाक है, इन्हें मत छूना। ये खतरनाक है, इन्हें मत छूना। ये खतरनाक हैं, इन्हें मत छूना। इन्हें मत छूना। ये खतरनाक है, इन्हें मत छूना। ये क्या होगा, किसी निश्चित वस्तु की तरफ वो इशारा कर रहा है कि ये खतरनाक है, इन्हें मत छूना। उस बाजार में मत जाओ। क्यों? क्योंकि वह बंद हो चुका है। उस बाजार में मत जाओ क्योंकि वह बंद हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चित तौर पे बताया जा रहा है कि वो बंद हो चुका है, क्योंकि उसने देखा है, इसलिए वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब आपकी समझ में आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चयवाचक सर्वनाम पर। निश्चयवाचक की बात क्या हो जाएगा, और निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति के अनिश्चय का ज्ञान हो, यानी कि जानकारी ना हो कि हाँ वो है। अगर अनिश्चित रूप से पता है, यानी कि मुझे यह पता नहीं है, सही से उसके बारे में मालूम नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या प्राणी का अनिश्चय ज्ञान हो, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या प्राणी का अनिश्चय ज्ञान हो
उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शायद कोई आया है, जैसे शायद कोई आया है। यहां हमें जानकारी नहीं है कि कोई आया है, कौन है नहीं है, नहीं मालूम, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, शायद कोई आया है। तो ये आपका क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 हैं। 6 में हम लोगों ने 3 पढ़ लिया। तो अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे। चौथा सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कहते हैं कि प्रश्नों की जगह आए सर्वनाम को, प्रश्नों की जगह आए सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग फिर अगली कक्षा में पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। होमवर्क यहाँ लिख करके दे रहे हैं आप लोग, रीड करना है, केवल रीड। ठीक है, धन्यवाद।